नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण या कहें गद्य व्याकरण में आज हम लोग अध्ययन करेंगे शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय का। क्या है उपसर्ग, क्या है प्रत्यय, परिभाषा क्या है, इसकी उदाहरण कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो एक मूल कॉन्सेप्ट है उपसर्ग और प्रत्यय का, अगर आप इस फार्मूले को समझ लेंगे तो फिर किसी भी और ट्रिक की या रटने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है, ट्रिक कुछ भी नहीं होती। तो ये एक फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, आप इसको केमिस्ट्री में भी पाओगे। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। तो फोकस करना है रूट वर्ड पे, यानी मूल शब्द, वो शब्द जो मूल रूप में हो। इसके आगे देखिए लगा है प्रीफिक्स और पीछे लगा है सफिक्स। प्रीफिक्स को हम बोलते हैं उपसर्ग और सफिक्स को बोलते हैं प्रत्यय। यही हमारी परिभाषा यहीं से निकल आएगी। एक साथ आप उपसर्ग और प्रत्यय को समझ सकते हैं। इसके बाद हमने नीचे देखिए एक मूल शब्द के नीचे लिखा है हार, यानी मूल शब्द यहाँ पे हार है, और उपसर्ग के नीचे लिखा है प्र, सब, और प्रत्यय के नीचे लिखा है ई। फिर प्रा में लिखा हमने शब्दांश और ई में भी लिखा है शब्दांश। हार क्या है? मूल शब्द है। परिभाषा बना लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए शब्दांश को बोलेंगे हम लोग वे शब्दांश, यानी शब्दांश यहाँ पे क्या है? प्रा। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। कैसे? उदाहरण में आप कह सकते हो प्रहार, यहाँ पे प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। हार का मतलब पराजय से होता है, प्रहार का मतलब चोट करने से होता है, दोनों में अंतर है। बन गई परिभाषा। इसी तरह प्रत्यय की आप परिभाषा बना लीजिए। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, इसी पे आगे हमको वीडियो आगे बढ़ाना है, समझना है। शब्द रचना हमने कहा था, तो हिंदी शब्द रचना में जब गद्य व्याकरण के अंतर्गत हम लोग शब्द रचना करते हैं तो उसमें हम वर्णों का अध्ययन करते हैं, शब्दों का अध्ययन करते हैं और वाक्य का अध्ययन करते हैं। ये 3 भाग होते हैं गद्य व्याकरण में। तो वर्ण हमने ऑलरेडी इसके 2 वीडियो बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पे इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे सॉल्व हो जाएंगे। शब्द रचना में हमने समास पढ़ लिया है। अब उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्द रचना के अंतर्गत आएंगे, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो शब्द जो हैं, रचना के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें, भेदों की बात करें, तो वो 3 होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है? इसको आप रूढ़वादी, एक आपने कहीं नाम जरूर सुना होगा, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, पैराडॉक्स, इस तरह 2 नाम भी आपने इंग्लिश में भी सुनेंगे। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी वो लोग जो पुरानी परंपराओं से चिपके रहते हैं, यानी जिस लकीर के फकीर जिसको बोला जाता है वहाँ पे। तो वैसे रूढ़ का मतलब वो होता है, उस शब्द से होगा जिसका अपना अर्थ पहले से फिक्स है और बदला नहीं जा सकता। यानी अगर हम घर की बात करें, हम किताब की बात करें, इनका फिक्स है अपना मीनिंग, बदलते नहीं है ये। यौगिक वो शब्द होते हैं जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे विद्यालय लिखा है तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है विद्या, दूसरा आलय, दोनों का योग कर दिया गया तो वो यौगिक कहलाया। तीसरा है योग रूढ़। अब इसका अपना कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, चिपक जाते हैं किसी से, एक ही शब्द से उसी अर्थ में उसको लेते हैं, दूसरा अर्थ लेते ही नहीं। अब जैसे बहुब्रीहि में आपने पढ़ा था समास, जब मैंने वीडियो बनाया तो वहाँ पे भी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं इसी के, योग रूढ़ के ही। तो यहाँ पे क्या है? पंकज। अब पंकज को अगर हम तोड़ें तो पंकज में पंक और जा में हम इसको तोड़ सकते हैं। पंक का मतलब आप जानते हो कीचड़ होता है, जा का मतलब उत्पत्ति से होता है, उत्पन्न होने से होता है। अगर इसका हम अर्थ लेंगे तो हो जाएगा जिसकी उत्पत्ति कीचड़ से हो। तो क्या कीचड़ से सिर्फ कमल ही उत्पन्न होता है? कीचड़ से तो बहुत सारे वनस्पतियां कीचड़ में रहती हैं, बहुत सारे जीव जंतु भी कीचड़ में रहते हैं, तो हम सबको पंकज बोल सकते हैं। लेकिन हम सबके लिए पंकज का उपयोग नहीं करते। पंकज का उपयोग हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ
कमल के लिए, एक फूल के लिए, इसीलिए वो योग रूढ़ कहलाता है। तो यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार की होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग प्रीफिक्स पहले ही हमने बताया, इसकी परिभाषा बता दी आपको। अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। परिभाषा पहले हम बोल चुके हैं, फिर देखिए यहाँ पे वही परिभाषा लिखी है। आप रटने पे विश्वास मत करिए, समझने पे विश्वास रखिए, खुद अपनी परिभाषाएं बना सकते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वही बात है, उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अलग से इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। अब जो विशेष बात है वो देखिए यहाँ पे इस उदाहरण में आपको देखने को मिलेगी। ये 10 उदाहरण मैंने यहाँ पे रखे हैं और 10 उदाहरण का मूल शब्द जो है वो है हार। उपसर्ग शब्दों के अलग अलग हैं। देखिए किस तरह से अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। अगर हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो प्रहार बन जाता है, अभि उपसर्ग लगाते हैं तो अभिहार बन जाएगा, आक्रमण वाला बन जाएगा। अगर उप यहाँ पे अप हो गया है, ये उप होना चाहिए था, आप लोग सही कर लेना इसको अपनी कॉपी में। उपहार मतलब भेंट से होता है। प्रतिहार, प्रतिहार बोलते हैं गेट कीपर को, द्वारपाल को। अपहार उड़ा ले जाना। अनुहार समानता। उद्धार त्राण। आहार भोजन। संहार या समहार बोलें इसको सही उच्चारण तो होता है विनाश। विहार मतलब भ्रमण। मूल शब्द एक है, उपसर्ग अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो शब्द हमें एक तीसरा शब्द मिल जा रहा है जिसका अपना अलग अर्थ होता है। यही खूबसूरती है उपसर्गों के प्रयोग की। उपसर्ग में 5 भाषा जातियों का योगदान है। जैसे जैसे हमारा समाज मिश्रित होता गया वैसे वैसे हमारे शब्द सागर जो शब्द रचना है वो भी मिश्रित होती गई। अभी जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो शुद्ध रूप से हिंदी नहीं बोल पाते। इसमें हम देखते हैं बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, संस्कृत तो आई है, लेकिन इस तरीके से हमारी हिंदी भाषा एक समावेश है, एक मिश्रण है। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, हिंदी के 13 हैं, उर्दू फारसी 19 हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं और अरबी के उपसर्ग हैं। अब आप 200-250 शब्द याद करो, उससे बेहतर है आप इन उपसर्गों का एक बार अध्ययन कर लो। आगे मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक कागज़ पेन पे अपने आप से एक बार नोट कर देना है, आपके दिमाग को एक बार दिखा देना है, ये उसकी कॉपी बना लेनी है बस। और जहाँ पे भी आपको उपसर्ग छांटने होंगे ये आपके जेहन में अपने आप से आएंगे, एक बार बस आपको इनको पढ़ जाना है। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अति है, अधि है, अनु है, अप है, अभि है, अव है, आ है, उत है, उद है, अप है, दुर है, दुष है, निर है, निश है, नी है, परा है, परि है, प्र, प्रति, वि, शम और शु। तो ये हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग। हिंदी के अ, अन, का, कु, दु, बिन, नी, औ, भर, शु, अध, उन, पर। फारसी के उपसर्ग इसी तरह आ जाएंगे, आ, कम, खुश, दर, ना, नेक, बा, बद, बर, बा, बे, शर, हम, हर। अरबी के देखिए, अरबी में आ जाएंगे अल, एन, गैर, फी, बिल, बिला, ला। अंग्रेजी के उपसर्ग डबल, डिप्टी, फुल, सब, हाफ, हेड। इनका हम प्रयोग करते हैं अक्सर अपनी वार्तालाप में। अभी लोग बोलते हैं ना कि हैवीपन, अभी हैवीपन को आप एक बार सोच के देखिए क्या शब्द बन रहा है। हैवी इंग्लिश का शब्द है, पन हिंदी का है, लेकिन लोग समझ जाते हैं अच्छा इनको भारीपन महसूस हो रहा है, ज़्यादा खा लिया। विशेष अवयव में से हम लोग जो जानते हैं वो अवयव से उपसर्ग बन जाते हैं, जैसे अंतः, अंतर, अर्ध, चिर, धर्म, प्रादुर, तिरह, पुरः, शर्व, स्व, महा, स्वयं, अधः, पुनः आदि। तो ये हमारे उपसर्ग हैं जिनको एक बार हम नज़र में रख लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी छांटने में। अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रखे गए हैं, इनमें समावेश किया गया है कि सभी तरह के उपसर्ग शामिल हो जाएं और ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले उपसर्ग हैं, जो आप इनको डायरेक्ट ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, घूम फिर के यही प्रश्न बनते रहते हैं।
जैसे प्रवृत्ति में देखिए प्रा लगा हुआ है, वृत्ति। अनावश्यक में अन उपसर्ग है, सुगंध में सु उपसर्ग है, अनादर में अन उपसर्ग है, संभ्रांत में सम है, निश्चल में निह है, निर्भय में निर है, खुशमिजाज में खुश है, उच्चारण में उत है, उन्नत में उत है, दुष्कर्म में दुह है, संसार में शम है, निराशा में निर है, स्वागत में शु है, संशोधन में शम है, संपूर्ण में शम है, उत्कंठा में सत है, उन्नत में उत है, निराकार में निर है और प्रत्युत्तर में प्रति है। तो ये है हमारा उपसर्ग। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। प्रत्यय की उत्पत्ति प्रत्यय यानी बाद में चलने या लगने वाला। पहले भी हम परिभाषा बना चुके हैं, एक बार आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें खास। जो खास है वो देखिए ग्रीन पेन से लिख दिया गया है, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। एक बात। दूसरी खास बात, प्रत्यय का विधान धातु से होता है, यानी धातु में वो जो है शब्द शब्दांश लगता है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत, आप इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो कृत के आगे सीधा सा एक फार्मूला बना लीजिए, कृत इक्वल टू क्रिया। ठीक है, आप जब वाच्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस चीज़ का एक बार फिर से जिक्र किया जाता है। तो कृत इक्वल टू आप क्रिया से जोड़ दीजिए, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु रूप में लगकर संज्ञा और सर्वनाम का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो शब्द बनता है उसको हम कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए लिख अक, अक प्रत्यय है यहाँ पे, तो अक को हम बोलेंगे कृत प्रत्यय है, लेकिन उससे जो बना शब्द है वो लेखक है, इसको बोलेंगे कृदंत शब्द है। इसके उदाहरण देख लीजिए। शब्द धातु रूप और प्रत्यय, सजावट जिससे है, सज धातु रूप उसमें है, उसके प्रत्यय अलग करेंगे तो आवट निकल के आएगा। पठनी का मूल धातु पठ है, इसी तरह पढ़ाई में देखिए फिर पठ निकल के आ रहा है, तो पठ धातु रूप है। संस्कृत में अगर आपने पढ़ा हो तो धातु रूप चलते हैं उनके, पठति पट्टा पठन पठस पट्टा पठत, ये सब पठ के रूप हैं। इस तरीके से अनी हो गया, आई हो गया, त्यागी में बड़ी ई मिल जाएगा आपको, भुलक्कड़ में अक्कड़ मिल जाएगा। इसका जो दूसरा भेद था वो था तद्धित प्रत्यय, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव से जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठानी, इसमें आनी जो है वो तद्धित प्रत्यय होगा और पूरा शब्द जो सेठानी है वो तद्धितांत शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे भिखारी, देखिए इसमें मूल शब्द भीख है और उसका प्रत्यय आरी हो गया। मिठास में प्रत्यय आस लगा हुआ है। कड़वाहट में आहट है। घराना में आना है। जेठानी में आनी है। सामाजिक में इक है। घूसखोर में खोर है। गाड़ीवान में वान है। लकड़हारा में हारा है और चमकीला में ईला है। तो इस तरीके से ये हमारे उपसर्ग और प्रत्यय का जो चैप्टर है खत्म होता है। एक बार आप पुनः इसको कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और हिंदी के ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे कई हिंदी व्याकरण, गद्य व्याकरण और पद्य व्याकरण दोनों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का